मलेश शर्मा की दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में इलाहाबाद झांसी स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र से कितनी मजबूत है? अब मैं तो ये मानता हूं, चूंकि ये इलाहाबाद। नमस्कार, यमती टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 के पहले उत्तर प्रदेश विधान परिषद का एक सेमीफाइनल होने जा रहा है, जिसमें 11 सीटों पर शिक्षक और स्नातक एमएलसी के चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन अभी 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। इसी सिलसिले में इलाहाबाद झांसी खंड निर्वाचन क्षेत्र स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार मलेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आज हम मलेश शर्मा से जो है स्नातक एमएलसी चुनाव के बारे में और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में बहुत ढेर सारी बात करेंगे। तो देर ना करते हुए मैं मलेश शर्मा जी से बातचीत शुरू करता हूँ। मलेश जी, आपका हमारे टॉक शो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये बताइए, आप तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं। नेता नहीं करता है। आपको लगता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है क्या कहते हैं कि आप किसे बड़ा नेता मानते हैं, या केवल एक व्यक्ति ही पूरी भारतीय जनता पार्टी को चलाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं होता। आपने कहा नेता है, मैंने कहा सुधारक कार्यकर्ता हूं मैं जी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और पार्टियों में परिवार केवल चलाते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद रेहान गांधी आएंगे। उधर देखिए मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, फिर अर्जुन यादव बनेंगे आगे भविष्य में, और तमाम पार्टियां ऐसे, जैसे अभी ममता बनर्जी, फिर उसके बाद अभिषेक बनर्जी आए, या जो भी देखिए आप, बहुजन समाज पार्टी बड़ी वो थी किसी समय, और आज मायावती भी परिवारवाद पर उतर आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता जो है समय समय पर, जैसे कि ये पहले जनसंघ, ये मूल हमारे लोग का तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और भी संघ के तमाम प्रकल्प हैं, जैसे शिक्षा के, सेवा के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है संघ। तो यहाँ पे जो कार्यकर्ता को जो है नेतृत्व दिया जाता है, कोई भी कार्यकर्ता छोटा से छोटा, जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे, वो कितने छोटे परिवार से गए, आज प्रधानमंत्री हैं देश के। अमित भाई शाह हैं, ये भी बहुत मामूली कार्यकर्ता थे, एक एक घरों में जाते थे, आज गृह मंत्री हैं देश के। राजनाथ सिंह जी हैं, यहाँ हमारे बगल जिले के हैं, यहाँ चंदौली के, फिर मिर्जापुर में शिक्षक रहे, फिर धीरे धीरे काम किया। एमएलसी थे, या हमारे घर आए थे जो एमएलसी थे, एक बार काफी देर यहाँ डिस्कशन हुआ था पूरा, तब 91 के चुनाव की बात है। उसमें श्यामा चरण गुप्ता जी को टिकट दिया गया था, फूलपुर से देवराज सिंह जी लड़े थे, इधर से मंजू चंद्रा लड़ी थी चायल से। तो ऐसे हमने देखा है बचपन से कि मतलब छोटे छोटे कार्यकर्ता को उठा के पार्टी नेता बनाती है। अभी नितिन नवीन जी हैं, सेकंड दूसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता, इनके पिताजी 4 बार विधायक थे बिहार में। अब ये छोटे से कार्यकर्ता थे, फिर इनको विधायक बने, मंत्री बने, फिर कोई सोच ही नहीं सकता था। लोग कयास लगा रहे थे कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन नितिन नवीन जी को ले गई पार्टी, इतनी ऊंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो हमारे यहाँ जो है कोई नेता नहीं होता, सब कार्यकर्ता होते हैं। अच्छा मलेश जी, क्या कहते हैं कि अभी 5 सीटों पर जो है स्नातक और शिक्षक के जो है एमएलसी के लिए प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है। शेष अभी 6 बचे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी देर कर रही है? कर देना चाहिए था। ये देर क्यों कर रही है? हमारे यहाँ चर्चा होती है, बताया, हमारे यहाँ किसी एक व्यक्ति का तो पार्टी है नहीं कि कह दिया जाओ आज आप हो गए प्रत्याशी, कल को बदल दें उसको। हमारे यहाँ प्रॉपर चर्चा होती है, सब जगह नीचे से ऊपर तक तब तय होते हैं प्रत्याशी। और देर क्यों हो रही? जब मतदाता बनाया था हमने, तो एक एक कार्यकर्ता जो है, एक एक जो मतदाता बनाया उसके पास गया नीचे तक, तो हम मतदाताओं के संपर्क में हैं। जब हमारा प्रत्याशी घोषित करेगी तुरंत काम शुरू हो जाएगा। 18 दिन में हमने शिक्षक एमएलसी का चुनाव जीता था, अभी हाल में हुआ था ना 2023 में। तो 12 तारीख को डिक्लेयर हुआ प्रत्याशी, और 1 तारीख को मेरे ख्याल से शायद चुनाव था, हमने जीत हासिल की। तो हमारा इतना व्यापक संगठन है कि उसमें कोई उसकी बात नहीं है कि देर हो रही है, क्या हो रहा है। अच्छा, मलेश शर्मा की दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में इलाहाबाद झांसी स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र से कितनी मजबूत है?
अब मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि ये इलाहाबाद झांसी स्नातक क्षेत्र की सीट जो है, हमारे पिताजी जब भारतीय जनता पार्टी के इतनी अच्छे स्थिति नहीं थी तब भी जीतते रहे, और मैं बराबर उनके संग काम करता रहा। हर जगह हर क्षेत्र में हम लोग ने काम किया, मतलब जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, या जो वकील हैं उनके लिए काम किया, पत्रकारों के लिए किया, और मतलब ऐसा कोई हमारे दरवाजे से लौटा नहीं खाली कि जिसका काम ना किया हो। और व्यक्तिगत मेरी बात है तो जब मैं 25 साल की उम्र थी मेरी, तो मेरे पिताजी एमएलसी हो गए थे, और आज मेरी उम्र करीब 55-56 साल है। तो मेरे ऊपर कोई आरोप आज तक नहीं लगा कि मैं बहुत तमाम विधायक एमएलसी के पुत्र होते हैं, उन पे सपा बसपा वालों के आरोप लगता है कि लूटा, इसको वो किया, मकान कब्जा किया। तो हम लोग का राजनीति जो है एक सेवा का माध्यम रहा हमेशा, तो उस माध्यम से सेवा किया, और कहीं ऐसा नहीं किसी का मकान कब्जा किया हो, कहीं दूसरे चीजों में मेरा नाम आया हो। और मैं लगातार मतलब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, फिर शाखा जाता रहा, संघ में काम किया, विद्या भारती में काम किया, भाजपा में काम किया, इस महानगर में युवा मोर्चे से काम शुरू किया। मैंने भी प्रदेश तक गया युवा मोर्चे में काम करते हुए, और आज संगठन ने मुझे प्रदेश का संयोजक बना रखा है एक प्रकोष्ठ में, शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ में, जिसमें कि और भी हमारे साथी जो एमएलसी हैं, 3 एमएलसी हैं हमारे प्रकोष्ठ के। शिक्षक प्रकोष्ठ है एक शिक्षण संस्थान, तो शिक्षक प्रकोष्ठ में 3 एमएलसी हैं, और शिक्षण संस्थान में भी 3 एमएलसी हैं। इतने बड़े मतलब प्रकोष्ठ का मुझे प्रदेश का संयोजक बना रखा है। मैं भी पूरी निष्ठा से ये काम करता हूँ पार्टी के लिए अपनी। कोई भी चुनाव हो, कोई भी कार्य देती है मुझे पार्टी। अगर सदस्य बनाना है तो हम लोग घर घर गए, सदस्य बनाया लोगों को। अभी आया था सदस्यता चल रही थी कि 10 नए सदस्य बनाने हैं जाके, तो हम अपने घर के आसपास ही हालांकि बनाया मैंने। या पहले जो सक्रिय सदस्य बना, 100 जो सदस्य बनाएगा उसको सक्रिय सदस्य बनाती है पार्टी। तो 100 सदस्य मैंने बनाए सक्रिय सदस्य, मतलब साधारण सदस्य बनाए, फिर मैं सक्रिय सदस्य बना। और पार्टी का मैं 89 से सक्रिय सदस्य हूँ। या आपको नहीं पता होगा, केशरीनाथ त्रिपाठी जी इस महानगर के अध्यक्ष थे पहले, और उन्होंने हमको सबसे पहले सक्रिय सदस्य मैं उनके सिग्नेचर से बना था पार्टी का। अच्छा नेताजी, अभी हमने देखा कि एक कार्यक्रम हुआ था केपी कमेटी में, जिला पंचायत अध्यक्ष बीके सिंह जो है वो माध्यमिक शिक्षक संघ के घोषित प्रत्याशी हैं सुरेश कुमार त्रिपाठी, उनको जो है क्या कहते हैं, उनके लिए पैरवी भी कर रहे हैं और उनको कहते हैं कि ये जिताऊ प्रत्याशी हैं। मैं ये जानना चाहता था कि क्या जो है सुरेश कुमार त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के चेहरा होंगे? पहले तो डॉक्टर बीके सिंह जी जो है बड़े सम्माननीय है मेरी दृष्टि से, लेकिन वो जो है जिला पंचायत अध्यक्ष इसलिए बने केवल कि उनके पिताजी डॉक्टर देवराज सिंह का पार्टी में बहुत त्याग था, उन्होंने बहुत काम किया। उसमें बीके सिंह जी का संबोधन मैंने भी सुना। वो बता रहे हैं कि मैं 5 साल पहले जब जिला पंचायत अध्यक्ष बना तभी सार्वजनिक जीवन में आया, उसके पहले उन्होंने पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया। तो पहली बात तो ये जान लीजिए। और कोई बीके सिंह पार्लियामेंट बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है कि वो प्रत्याशी बनाएंगे किसी को। और फिर जिनका नाम आप ले रहे हैं सुरेश त्रिपाठी, आप कह रहे हैं जिताऊ है, जब वो पहले से एक बार खुद को घोषित कर चुके हैं, ठीक है, घोषित किया ना उन्होंने, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब अपने को कमजोर महसूस कर रहे होंगे वहां पे, तभी तो इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो मतलब एक साधारण कार्यकर्ता से भी कमजोर प्रत्याशी होगा भारतीय जनता पार्टी के। भाई यहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं जो लगे हैं, मांग रहे हैं टिकट, काम किया है, कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, उनके बीच में पहचान है। या जैसे मैं ही बात करूं तो 10 जिले में मैं मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जानता हूँ, जाता आता हूँ तमाम। जैसे झांसी में सुधीर सिंह अध्यक्ष है, वो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, मतलब 1993 से हमारे मित्र हैं। तो वो सब कार्यकर्ता आज तमाम लोग विधायक बन गए हैं, सांसद बन गए, हम लोग के संग जो काम किए इस क्षेत्र के, तो वो हमको जानेंगे, हम उनको जानेंगे। बाहरी कहाँ से जिताऊ हो गए ये जो खुद ही कमजोर है इसमें। यानी कि बीके सिंह का आकलन गलत है। बीके सिंह का आकलन क्या हो सकता है, वो आप एक बार राकेश धर त्रिपाठी जी का आप इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने देखा, आपने उनसे पूछा था बीके सिंह जी के लिए, तो उन्होंने बताया था कि वो नॉन पॉलिटिकल है।
तो अब इससे आगे मैं क्या बताऊं जो अच्छा, चलिए, मैं ये जानना चाह रहा था कि सुरेश कुमार त्रिपाठी की तस्वीरें अक्सर जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी आती है, और ये चर्चा है शहर में कि सिराथू हारने के बाद इस बार जो है विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य शहर उत्तरी से लड़ सकते हैं। तो क्या लगता है कि सुरेश त्रिपाठी का बैकअप अपने शहर उत्तरी को मजबूत करने के लिए केशव जी कर रहे हैं? ये तो आप आधे पन्ने का क्वेश्चन कर लिए, सुनेंगे जवाब मेरा बिल्कुल डिटेल में। बिल्कुल। पहली बात तो जान लीजिए, सुरेश कुमार त्रिपाठी 18 साल में कुछ नहीं किए किसी के लिए, केवल अपने परिवार को बढ़ाया। एक नैनी में अपने पिताजी के नाम श्री राम कैलाश त्रिपाठी के नाम से आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन डाला, उसमें 8 संस्थाएं चल रही हैं। सबका नाम मैं नहीं ले सकता। आरके ग्रुप ऑफ नर्सिंग, आरके ग्रुप ऑफ फार्मेसी, लॉ कॉलेज, ITI और JNM, ANM, ये सब तो सब एक ही गाटा संख्या के कागजों पे चल रहे हैं। ये कैसे हुआ? उन्होंने प्रभाव में लेके विधायक रहते हुए किया ये, ठीक है। अपना वो बचाने के लिए वो सोच रहे हैं फिर से मैं विधायक बन जाऊं। दूसरा, अपने घर में अल्पसंख्यक विद्यालयों में नौकरी दी। इनकी सहपा के अधिकारियों ने भी अपने घर के सब बच्चों को अल्पसंख्यक विद्यालयों में नौकरी दे दी, तमाम अधिकारियों ने। क्योंकि विधायक ऐसा कर रहा है तो अधिकारी भी करेगा, विधायक बोल नहीं सकता। जब खुद ही वो गलत कर रहा है तो अधिकारी को बोल नहीं सकता। तीसरा, अभी अस्पताल एक खोला है बहुत बड़ा। अभी जो सम्मेलन में आपने देखा होगा, आप गए हो अगर, कि अस्पताल की तरफ से घड़ी बट रही थी और जांच हो रही थी, तो सुन लीजिए, तो ये जो है सब अपने कर्म छुपाने के लिए ये सत्ता का कवच होना चाह रहे हैं सुरेश जी। दूसरा, केशव जी की आप बात कर रहे हैं सिराथू से हार, तो केशव जी सिराथू से नहीं हारे, ठीक है, इस जान लीजिए। केशव मौर्य जी इस पार्टी के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। वो 403 सीट पे चुनाव लड़ते हैं। जब 403 सीट पे उन्होंने 2017 में चुनाव लड़ा, 325 सीटें आई। 403 सीट पे उन्होंने 2022 में चुनाव लड़ा, हम 275 जीत के आए। ये ठीक है कि सिराथू से वो लड़ रहे थे खुद, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया सिराथू को, मतलब इग्नोर किया। आत्मविश्वास कहिए, 2-3 दिन रहे मुश्किल से, 1 लाख वोट पाए। 1 लाख वोट पाने से कम जो है, कम वोट पाने वाले कई लोग विधायक हैं। प्रवीण पटेल 1 लाख वोट से कम पाए, हर्ष वाजपेयी 1 लाख वोट से कम पाए शहर उत्तरी से। नंद गोपाल गुप्ता जो है कम वोट पाए, विधायक हो गए। पूजा पाल 88,000 वोट पे विधायक हो गई। सिद्धार्थ जी 1 लाख से ऊपर पाए थे। विजय यादव जी भी 1 लाख से कम पाई थी वोट। तो काफी लोग ऐसे थे। अब ये संयोग था कि कुछ भीतरघात भी हुआ, वो हुआ, टाइम न देना, तो लेकिन हम 275 जगह केशव जी खुद प्रचार किए, वहां जीती सीटें। और अब आगे जो है पार्टी तय करेगी उनको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना, कहाँ लड़ना है। ऐसा हमारे यहाँ कोई इच्छा नहीं होती कि हम यहाँ से लड़ेंगे। केशव जी स्वयं बताए होंगे, कहीं सुना होगा, हम सुन रहे थे। अच्छा, अगर मलेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी इलाहाबाद जो झांसी खंड निर्वाचन क्षेत्र स्नातक से टिकट देती है, तो आपके क्या मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे सबका साथ लेके सबका विकास करना है, और क्या। जैसे देखिए, अभी जो वर्तमान MLC हैं मान सिंह यादव जी, उनका 6 साल बीत गया, ठीक है, और सुरेश त्रिपाठी जी प्रत्याशी घोषित है। मतलब लोग कह रहे हैं, उनके लोग कहते हैं कि हम टिकट ले लेंगे, खरीद लेंगे भाजपा से, और नहीं हुआ तो लड़ेंगे भी। तो उनका 18 साल का कार्यकाल था, तो 18 और 6 जोड़ दीजिए 24 होता है। 24 साल का हमारे पिताजी का कार्यकाल था। उसकी तुलना कर लेगा आदमी, अगर हमारे ऊपर कोई उंगली उठाने वाला पूरे क्षेत्र में मिल जाए तो आप ढूंढने नहीं मिलेगा कि कोई आदमी ऐसा कहे कि जगदीश शर्मा या उनके लड़के ने कहीं पैसा लिया है। और इनका कार्यकाल दोनों जने का गंध मार रहा है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारा तो देख चुके हैं लोग पीछे, है ना। जो नया जाता वो बताता है हम ये करेंगे, हमने करके दिखाया है और आगे करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक चीज देखा जा रहा है कि जितने दावेदार हैं वो सुरेश त्रिपाठी के
रोकने के लिए या उनको घेरने के लिए ऐसा काम कुछ कर नहीं रहे हैं? आपकी लड़ाई मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में मुख्यतः लड़ाई डॉक्टर मान सिंह से सपा से है या फिर जो है सुरेश त्रिपाठी? आप चौथी बार सुरेश त्रिपाठी का नाम ले लिए। सुरेश त्रिपाठी है क्या बता दिया मैंने। और लड़ाई जो जीता हुआ रहता है उसी से होती है ना। जो वर्तमान में जीते हुए हैं उन्हीं को हरा के जो है हम तब देखिए। हम जब आए झांसी से काउंटिंग से लौट के तो सुबह आ गए 5-6 बजे वहां से। तो अखबारों में यहाँ छपा था कि भाजपा को हरा के 24 साल बाद भाजपा को हरा के सपा ने स्नातक सीट पे कब्जा किया। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब की जब चुनाव हो तो ये छपे अखबारों में कि सपा को हरा के भाजपा ने पुनः स्नातक सीट पे कब्जा वापसी कर ली। हाँ बस। अच्छा, सपोज करिए अगर भारतीय जनता पार्टी के इतने दावेदार हैं और कोई बगावत करके कोई बगावत नहीं करेगा। समझ रहे हैं। जो मूल कार्यकर्ता हमारा कभी बगावत नहीं करता, वो पार्टी के लिए काम करता है चरवेती के सिद्धांत पे। भाजपा करने में नहीं देगी। नहीं, भाजपा ऐसा नहीं करने देगी। भाजपा में जो रह लेगा वो कहीं नहीं रह पाता। यदि भाजपा भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, समझ रहे हैं। हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में। केवल चुनाव की बात नहीं है, हर मतलब आयोजन है हमारे यहाँ। रक्षाबंधन भी मनाते हैं हम, विजयदशमी का भी पर्व मनाते हैं सामूहिक रूप से। तो एक ये मतलब हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं, अनुशासित रूप से एकदम काम करते हैं। और हमारा जो उद्देश्य है स्वयं का नहीं आगे करना, राष्ट्र प्रथम के उद्देश्य से काम करते हैं। हमारे लिए जो राष्ट्र प्रथम होता है। अच्छा मलेश, आपके पिताजी स्वर्गीय दत्त शर्मा साहब जो है बहुत दिन तक एमएलसी रहे, 4 बार एमएलसी रहे, आपने उनके साथ काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? किस तरीके से आप उनको याद करते? देखिए मेरे पिताजी का 55 साल का साथ रहा। जब मैं 55 वर्ष का था तब उनकी डेथ हुई। अब बचपन में जब तक समझ नहीं आती बच्चे को, 1-2 साल 3 साल की बात छोड़ दीजिए। बिल्कुल। नहीं तो मुझे याद है उस साइकिल पे बैठा के हमको ये बलुआ घाट में गुड़िया का मेला लगता है। बिल्कुल। तो मैं गया हूँ बचपन में एक बार की मुझे याद है। और बड़ा साधारण जीवन वो जीते थे। तो लगता ही नहीं था कि मतलब एक एमएलसी हो जाता है आदमी तो बिस्लरी पीने लगता है तुरंत ही। जिनका नाम अभी ले रहे थे आप, वो जब एमएलसी हुए तो बिस्लरी पीने लगे। पहले मोटरसाइकिल चलते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास। तो हमारे पिताजी का ऐसा कोई वो नहीं था। वो जमीन से जुड़े हुए थे, गांव से आए थे, अपने संघर्ष के बल पे वो एमएलसी हुए और भारतीय जनता पार्टी के को मतलब विधान परिषद में जिंदा रखे इतने सालों तक। नेता सदन मतलब नेता रहे उसके भाजपा विधायक दल के। विधायक दल के नेता रहते हुए मतलब अधिष्ठाता मंडल के भी सदस्य रहे। तो मतलब कई ऐसे विषय आते थे जो कि मतलब अपनी सूझबूझ से उसको भारतीय जनता पार्टी की बहुमत ना रहते हुए भी पास करा देते थे। विपक्ष के मतलब उनको नेता मानते थे। अभी जब मान सिंह यादव चुनाव जीते उनसे तो पता नहीं क्या बात की होंगे ये लखनऊ। तो वहां उनके नेताओं ने कहा समाजवादी पार्टी के कि जाइए आप यशदत्त जी से आशीर्वाद लीजिए, उनसे पूछिए कि कैसे काम किया जाता है। तो मान सिंह यादव आए टिकट पाने के बाद कि जीतने के बाद आए हमारे यहाँ। तो अच्छी बात शिष्टाचार किया उन्होंने। तो उनका मतलब कोई गाड़ी में पैड लेके चलते थे, अपने पास पैड रहे, कोई मांग ले कि बाबूजी हैंडपंप चाहिए तो वहीं पे उसको लिख के दे दे। हमारे स्कूल में निधि दे दिया, कोई भी समस्या हो, कोई वकील आ गए कि साहब बार को पैसा चाहिए, तुरंत मतलब बिना सोचे। गणेश केसरवानी अक्सर जो मेयर है हमारे महापौर यहाँ के, वो एक किस्सा बताते हैं कि किसी के लिए जो है महामंत्री थे यहाँ पे, अध्यक्ष थे, तो वो आए किसी के इलाज के लिए पैसा चाहिए था। तो आए कहे डॉक्टर साहब ये ऐसी जरूरत है, इसका 1.5 लाख रुपया लगेगा इलाज में। तो पिताजी ने उठाया तुरंत पैड और उनको चिट्ठी लिख के दे दिया। तो गणेश जी ये कहीं भाषणों में हमने कहते सुना 2 बार, उनका चर्चा जब आई तो बताते हैं कि और जो विधायक होगा उसको एप्लीकेशन दीजिए, वो रख लेगा, हम विचार करेंगे, देंगे, ये है वो है, तो जोड़ेगा इसमें 40% मेरा चला जाएगा। लेकिन उनके मन में ही सब कुछ नहीं था। जहाँ जो उसने जो कहा, उनसे जो बन पड़ा उसके लिए किया।
कोई आता था, मान लीजिए उसके पास किराया नहीं है तो उसको किराया दें, अगर जाड़े का समय है कम कपड़ा पहने हैं तो उसको सदरी निकाल के दे दें, शाल दे दें, भोजन कराते थे। मतलब उनके जैसा, इसीलिए लोग कहते हैं कि उनके जैसा नेता नहीं। अभी मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि मैं गया था जब क्षेत्र में दौड़े में, बुंदेलखंड के एक पूर्व सांसद थे, बहुत बड़े आदमी हैं, उनके यहाँ गया तो बाहर बड़ा सा गेट और कई सुरक्षा कर्मी वगैरह खड़े थे, तो कहा ऐसा सांसद जी तो नहीं है और भैया हैं उनके लड़के, लेकिन उनके पास समय नहीं है। अच्छा, मैं भी सवेरे से दौड़ रहा था, बड़ा परेशान था, तो भूख लग रही थी, आगे भी जाना था लोगों से मिलना, तो मुझसे भी जो है निकल गया मेरे मुंह से कि यार भैया जी के पास समय नहीं है तो मेरे पास भी समय नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ, ये पर्चा दे देना आप बस उनको। मैंने एक अपना पर्चा दे दिया। आगे पहुंचा, दूसरे 3 विद्यालयों के प्रबंधक थे, विद्या भारती से संबंधित विद्यालय थे उनके यहाँ पहुंचा तो फोन आया एक नंबर से मेरे पास, पर्चे में मेरा नंबर लिखे थे। फोन आया, मैंने उठाया, उन्होंने कहा हम सांसद जी के यहाँ से बोल रहे हैं, आप अभी आए थे? हमने कहा हाँ आए थे, आपने गेट भी नहीं खोला। बताया कि कहने रहे वो गलती हो गई सर, आप तुरंत आइए, भैया इंतजार कर रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा तुरंत तो नहीं आ पाऊंगा, पहले जिनके यहाँ बैठा हूँ उनसे बातचीत कर लूँ, चाय पी लूँ तो चलता हूँ, आता हूँ। खैर फिर मैंने चाय वाय पी, वहां से निकला तो वहां जाम थोड़ा लग गया। फिर फोन आया कि अरे भैया आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए और गेट खुला मिलेगा, गाड़ी अंदर आएगी आपकी। खैर मैं गया, उनके यहाँ पे पहुंचा तो उनके बेटे मिले और कहा, मैंने बताया पिताजी को फोन से, तो मेरे पिताजी के नाम पे उनके पिताजी ने उनको मतलब कहा कि ऐसा है तुमने वापस कर दिया। वो यशदत्त जी तो बहुत ईमानदार आदमी थे, उन देवता थे, और उनको बुलाओ तुरंत। तो बड़ा स्वागत किया उन्होंने, खाना वाना खिलाया, फिर मुझसे फॉर्म लिए उन्होंने करीब 2000। उनके कई विद्यालय भी चलते हैं, ललितपुर तक उनका विद्यालय था, दूसरे जिले के थे दूर के, लेकिन विद्यालय उनके ललितपुर तक चलते थे। तो सब जगह फोन किया वहाँ के प्रधानाचार्यों को, उसको ये फॉर्म लीजिए, ले जाइए, यहाँ से रखे हैं हमारे यहाँ घर पे, और सबको मतदाता बनाइए। तो ऐसा हमको कई जगह रिस्पांस मिला, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिला जब भी, तो उन्होंने मतलब किसी ने जितना इज्जत से नाम लोग लेते हैं उनका, या लखनऊ में भी मैं मिलता हूँ जो वरिष्ठ नेताओं से या जो उनके समकक्ष नेता रहे हैं। अभी मैं शिव प्रताप शुक्ला जी से मिला था जो गवर्नर हैं वहाँ के, हिमाचल के और तेलंगाना के, तो वो तारीफ कर रहे थे बहुत उनकी। तो उनका तो हमको नहीं लगता, हमको तो बड़ा गर्व लगता है कि मैं ऐसे पिता की संतान हूँ। चलिए, राजनीति में और कुछ ऐसी बातें जो आपको हमेशा याद है? अब राजनीति में आदमी पद पा जाए तो उसको जो है ये नहीं समझना चाहिए दूसरे को कि ये बहुत छोटा आदमी है, उसको अपने बराबर से ही सम्मान उसका करना चाहिए मेरे ख्याल से। उसका अगर आपको मौका मिले तो काम करिए, अपने घर भरने की चिंता न करिए। हमारा तो पिताजी का सिद्धांत रहा है, मैं उसी पे जो है अपने को अगर खड़ा रख पाऊंगा तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। चलिए, तो आप जो है स्नातक मतदाताओं और जो है क्या कहते हैं कि भाजपा के नेताओं से क्या अपील करना चाहिए? अब आने वाले चुनाव में जो है वो जो मतदाता बन गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और पुनः जो है इस सीट को भाजपा को वापस दिलाएं। चलिए मलय जी, आज आपने जो है हमारे टॉक शो में भाग लिया, इसके लिए आपको बहुत नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से इलाहाबाद झांसी निर्वाचन स्नातक निर्वाचन खंड के जो है संभावित उम्मीदवार मलेश शर्मा जी थे। मलेश शर्मा जी का कहना था कि जिस तरीके से पिछली बार अखबारों में ये छपा 24 साल बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी और सपा ने कब्जा किया, उसी तरीके से इस चुनाव के बाद छपना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट समाजवादी पार्टी से छीन ली है। मैं फिर आपकी मुलाकात मलेश शर्मा से कराऊंगा। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।